गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो बहुत टाइम से एक मैसेज आ रहा था कि सैंपल पेपर, मिड टर्म के सैंपल पेपर कब आएंगे। तो आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से फाइनली जो सैंपल पेपर आए हैं उन्हें हम बनाने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रिका प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8 का फर्स्ट सैंपल पेपर हम साइंस का बना रहे हैं। आपको मेरे चैनल पर धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सैंपल पेपर। यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करने वाले हैं। तो जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश मीडियम में क्या कहा गया है। राइट द नेम ऑफ द बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई है उसका नाम बताना है। पेनिसिलिन। क्या नाम हो जाएगा? पेनिसिलिन। हिंदी मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, दही बनाने में मदद करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खोजे गए एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो पेनिसिलिन। क्या नाम हो जाएगा? पेनिसिलिन ऐसा एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले खोजा गया है। किण्वन क्या है? किण्वन भोजन से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। भोजन को या हम कहें शुगर को, शर्करा को, भोजन को नहीं आप इस तरह से लिखेंगे, शुगर को या शर्करा को किसमें? अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। एक सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो राइजोबियम इसका आंसर हो जाएगा। एक सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के नाम बताइए। तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के नाम बताने हैं जो कभी खत्म नहीं होते। नवीनीकरण मतलब जो भी कभी खत्म नहीं होते। हवा, पानी, सौर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण, कार्बोनाइजेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। और हिंदी में क्या कहेंगे? कार्बीकरण। कार्बीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ फूड इनटू अल्कोहल। फूड की जगह आप शुगर भी लिख सकते हैं। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। उसके बाद नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम। नेम द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन सी है? वाटर, विंड एंड सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड का कोल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से बन जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम एंड गैस। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कोल इज बर्न इन एयर। जब कोल को बर्न किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप CO2 भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन का नाम क्या है? लैरिंग्स। क्या कहते हैं उसे? लैरिंग्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। किससे? कंपन से या वाइब्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। हिंदी मीडियम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एलपीजी का पूरा नाम बताइए। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में याद कीजिए, इजी रहेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हवा में कोयले को जलाने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग का नाम बताइए। जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसे स्वर यंत्र कहते हैं या कंठ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से। कंपन करने वाले पिंडों से लिख सकते हैं या कंपन से। जब कंपन होता है तब हमें क्या फाइनली सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति की इकाई है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं 2 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। याद कर लीजिएगा, 2 नाम याद करने बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। किन्हीं 2 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलेंगे आप, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। हु डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स? एडवर्ड जेनर। याद कर लीजिए। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है। राइट द नेम ऑफ द 2 एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन।
अब हम सेक्शन बी देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, अभी तक सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासीफाई। आपको क्या करना है, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अब क्या कहा गया है, उनको क्लासीफाई करना है, तो 4 ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया गया है। याद करेंगे मेरे साथ में, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। हिंदी मीडियम में देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को मोटे तौर पर किस समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो देखेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो देखो क्या कहा गया है, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक की पूरी खुराक बताई गई मात्रा के अनुसार लेनी चाहिए। जितनी एंटीबायोटिक जितने दिनों के लिए बताई गई है उतने दिनों के लिए लेनी चाहिए। इन्हें अनावश्यक रूप में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये उपयोगी बैक्टीरिया को मार देंगे। अगर हम डॉक्टर ने नहीं बताई है और बिना डॉक्टर के बताए एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं ये उनको भी मार देंगे। तो हमें इसीलिए बिना बताए, बिना इन सब बातों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए एंटीबायोटिक लेते समय। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, श्रेय ध्वनि क्या है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा श्रेय ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो हमें कानों में सुनाई देती है, उसे हम श्रेय ध्वनि कहते हैं। श्रेय ध्वनि किसे कहते हैं, जो सुनाई देती है कान हमें। तो 20 से लेके 20,000 तक की जो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई देती है, उसे हम श्रेय ध्वनि कहते हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन आफ्टर द कंसल्टिंग अ डॉक्टर। A complete dose of antibiotic should taken by the prescribed. They should not be taken unnecessary because they will kill the useful bacteria. अभी समझाया है, अगर समझना है तो हिंदी मीडियम में भी आप वीडियो देखें, स्किप मत करो वीडियो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अच्छे से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ऑडिबल साउंड। फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज ऑडिबल साउंड। कितनी, 20 से लेके 20,000 तक की जो हर्ट्ज तक की जो साउंड है उसे क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहा जाता है। द टू एंड फ्रो मोशन इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जो ये वाला मोशन होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इससे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। दिस मोशन इज बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द मेन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह के मोशन को मोस्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इजी वे में, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन देखिए 6, दोलन गति से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु को आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं। अपनी औसत स्थिति से दोनों दिशाओं में होने वाली इस गति को दोलन गति कहते हैं। यहाँ से गया और यहाँ से, मतलब देखो ध्यान से समझो क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया और वापस अपनी दिशा में आ जाना, ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, या दोलन गति हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कोयला क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। कोयला एक कठोर काला ज्वलनशील पदार्थ है जिससे मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला क्या है, कठोर काला ज्वलनशील पदार्थ है जो जलता है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। इसका उपयोग क्या है, घरों और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मल प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या घरों में उपयोग किया जाता है, उद्योगों में यूज किया जाता है और थर्मल प्लांट में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। व्हाट इज कोल, राइट इट्स 2 यूजेस। कोल इज हार्ड ब्लैक कंजप्शन सब्सटेंस दैट मेन कंटेन कार्बन, जिसका मेन कंटेन क्या होता है, कार्बन है। इट यूज एज ए फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री। इट यूज एंड ए फ्यूल थर्मल पावर प्लांट इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी मार्क्स, सेक्शन सी है जो 3 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। वेन एवर एनी हार्मफुल डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन ह्यूमन बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस टू फाइट विद द एंटर माइक्रोब्स, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उससे मारने के लिए हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एंटीबायोटिक क्या है, जब भी कोई हानिकारक रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव मानव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीवी से लड़ने के लिए एक पदार्थ बनाती है और इसी पदार्थ को एंटीबॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो पाश्चराइजेशन क्या है। पाश्चराइजेशन को ऐसे तापमान पर खाद्य पदार्थों को आंशिक नसबंदी के रूप में परिभाषित किया गया है जो भोजन के रासायनिक गुणों के बड़े बदलाव के हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। देखो पाश्चीकृत, हिंदी में इसको क्या कहते हैं,
पाश्चीकृत कहते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा लिखने में जब करते हैं उसमें थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान से सुनिए। पाश्चीकृत क्या होता है कि जब किसी खाने को क्या किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता है जिससे कि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो ना करे, हार्मफुल सूक्ष्म जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उन वो ग्रो ना करें, उनको नष्ट करने के लिए जो भोजन को गर्म किया जाता है, आंशिक गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा कर दिया जाता है जिससे कि क्या हो, भोजन खराब ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन। इंग्लिश में देखते हैं एक बारी। Pasteurization can be, what is pasteurization? Pasteurization can be defined as the partially sterilization of the food at a temperature of destroy harmful microorganism without major change in the chemical property of the food। कि फूड की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज किए बिना हार्मफुल जो माइक्रोब्स है वो खाने को डिस्ट्रॉय ना करे, एक टेम्परेचर पर पार्शियली उसको गर्म किया जाता है जिससे कि फूड जो है गर्म ना हो, खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब क्या कहा गया है। वेयर डू वी गेट कोल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। हम कोल को कहाँ से ले सकते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। वी गेट कोल डीप इन द अर्थ क्रस्ट इन द कोल माइंस। हम कोल माइंस डीप, अर्थ के डीप में हम कोल माइन से कोल को ले सकते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ट्री एंड अदर वेजिटेबल मैटर buried डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अर्थ के अंदर जहाँ पे डीप में एकदम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है वहाँ पर डेड ट्री और डेड वेजिटेबल्स के बुरिड होने से, दबने से और उनकी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, कोल बनता है। अब देखते हैं हिंदी में देखते हैं। हमें कोयला कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। कोयला हमें कोयलों की खदानों में पृथ्वी की पपड़ी की गहराई से मिलता है। यह उच्च दाब और उच्च तापमान के तहत पृथ्वी की पपड़ी के नीचे दबे हुए मृत पेड़ों और अन्य वनस्पति पदार्थों के धीमे अपघटन से बनता है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है। सरल पेंडुलम 40 सेकंड में 20 दोलन करता है। एक सरल पेंडुलम है जो 40 सेकंड में 20 दोलन करता है। इसके दोलन की समय की अवधि और आवृत्ति क्या है। हमें अवधि भी बतानी है और आवृत्ति भी बतानी है। 2 क्वेश्चन है तो आपको इसके लिए फॉर्मूले याद करने हैं। समय अवधि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समय बटा दोलन की संख्या, समय बटा दोलन की संख्या। तो समय कितना है 40 और दोलन कितना है 20, तो 2 सेकंड हमारा समय अवधि आ जाएगा। उसके बाद आवृत्ति में उल्टा हो जाएगा, दोलन की संख्या बटा समय। तो दोलन की संख्या कितना है 20 और समय कितना है 40, तो 5 हर्ट्ज हमारा आंसर आएगा। ध्यान से बस फॉर्मूला याद कर लीजिए आप इसका अच्छे से। आपको बस फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है, समय की अवधि और आवृत्ति का क्या है, समय डिवाइडेड बाय दोलन की संख्या और दोलन की संख्या दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो तो 2 सेकंड आ जाएगा आंसर और सेकंड में आवृत्ति में कितना आ जाएगा 5 हर्ट्ज आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सिंपल पेंडुलम मेक 20 ऑसिलेशन इन 40 सेकंड। व्हाट इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेशन। हमें टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो 2 सेकंड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा 5 हर्ट्ज। ध्यान से करना, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या हार्म हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद कम आना, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, टेम्परेरी एंड ऑफ द परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द हियरिंग। हियरिंग जो सुनने की क्षमता है वो या टेम्परेरी या परमानेंट उसको लॉस हो जाना, एंजाइटी होना, हाइपरटेंशन होना और लैक ऑफ द स्लीप, ये क्या हो जाएंगे, इसके जो नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट हो जाएंगे। आई का डायग्राम भी जरूर आ सकता है, उससे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के क्या नुकसान है। नींद की कमी, उच्च रक्तचाप, चिंता, अस्थायी, यहाँ तक कि सुनने की क्षमता में स्थायी कमी हो जाना। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन डी 6 मार्क्स का है। अभी वीडियो बहुत लंबा और आप कमेंट करिएगा तो सेक्शन डी भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जिससे कि मैं सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए बना दूंगी। थैंक यू गाइज।